हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, मनरेगा को समाप्त किया गया। मनरेगा को समाप्त करके केंद्र सरकार एक नया कानून लाती है, VBG रामजी एक्ट, और इसको ला करके सरकार ने यह कहा कि यह विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीण रोजगार के योगदान को देखते हुए नए तरीके से योजना बनाई गई है। बहुत शानदार योजना है या बहुत खराब योजना है, किसी भी योजना का आकलन उसके काफ़ी समय तक इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब तक उसके प्रभाव ज़मीन पर नहीं दिखाई देते, आप योजना की अच्छाई या बुराई कर सकते हैं ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में योजना अभी लागू उस तरीके से हो नहीं पाई है। लेकिन उससे भी बड़ा विवाद और बड़ा सवाल उसके पहले आ गया है, क्योंकि सरकार जब ये कहती है कि यह योजना जनता के लिए है और RTI उस पर मांगा जाता है सरकार से, तो सरकार कहती है कि इसके बारे में जनता को जानने का हक नहीं है। तो महत्वपूर्ण यह है कि जब नीतियां जनता के लिए बन रही हैं तो RTI लगाने पर सरकार RTI के अंतर्गत जानकारी देने से मना क्यों कर रही है? सरकार कहती है कि राज्यों से कंसल्टेंसी हुई, उसके बाद वर्कशॉप्स हुई, स्टेक होल्डर से मीटिंग हुई और यह सब सरकार ने स्वीकार किया है, ऑफिशियली स्वीकार किया है। और जब RTI में इसकी जानकारी मांगी गई तो सरकार ने कहा नहीं, हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। तो वास्तव में यह जो VBG रामजी बिल है, जिस पर सरकार ने माना कि ये सब चीज़ें हुई हैं, RTI ने जब इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो वास्तव में इस RTI आवेदन में क्या था, VBG रामजी एक्ट के अंतर्गत क्यों जानकारी सरकार नहीं दे रही है, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले जान लेते हैं VBG रामजी एक्ट है क्या। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। यह वास्तव में ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए एक नया वैधानिक ढांचा प्रदान करती है, जिसे सरकार ने व्यापक सहमति से उठाया गया कदम बताया। सरकार ने दावा किया कि कानून बनाने का आधार यह था कि इसमें वर्षों के अनुभव को, मनरेगा के अनुभव को देखा गया, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से मिले दीर्घकालिक सबकों को शामिल किया गया, फिर राज्यों से फीडबैक लिया गया, राज्य सरकारों से जो सुझाव प्राप्त हुए उन पर कंसल्टेशंस हुई, फिर तकनीकी वर्कशॉप किए गए जिसमें विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चाएं हुई, फिर मल्टी स्टेक होल्डर डिस्कशंस हुए जिसमें विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। यानी कि सरकार ने स्वयं यह बयान दिया कि हमने सबसे सलाह ली है। लेकिन RTI में जब यह बात सरकार से पूछी गई, सरकार से RTI लगा करके पूछा गया कि भाई, अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपने इतने लोगों से कंसल्टेशन किया तो आप हमें वे कंसल्टेशन रिकॉर्ड्स अवेलेबल करा दीजिए। जो राज्यों के साथ कंसल्टेशन हुई है उनके संपूर्ण रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन दे दीजिए। जो वर्कशॉप्स आपने करी हैं उन वर्कशॉप्स की, तकनीकी वर्कशॉप्स की डिटेल्स दे दीजिए, तारीख, एजेंडा और कौन कौन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर मीटिंग डॉक्यूमेंट्स को भी दिखा दीजिए, जो मल्टी स्टेक होल्डर से मीटिंग हुई उनके मिनट्स क्या थे, रिपोर्ट्स क्या थे और अन्य डॉक्यूमेंट्स क्या थे। और इसके साथ साथ इंटरनल नोट्स भी बता दीजिए, वे इंटरनल नोट्स जिनसे स्पष्ट हो कि कंसल्टेशंस को कानून के ड्राफ्ट में कैसे शामिल किया गया। ये मुख्य बिंदु थे उस RTI के। सरकार ने कहा हम इसकी RTI जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसके कारण भी सरकार ने बताए। कारण क्या बताए? सबसे पहला कारण सरकार ने बताया कि अभी तक कई राज्यों ने ऑफिशियली इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है। कानून को सभी राज्यों ने ना तो और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया है, ये पहला कारण। दूसरा कारण सरकार ने बताया कि यह अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। यह योजना अभी किसी भी राज्य में या यूटी में, यूनियन टेरिटरी में पूरी तरह से ऑपरेशनल भी नहीं हुई है। तीसरा, सरकार ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेस है और इसमें फाइनलिटी नहीं आई हुई है और जानकारी देना ऑनगोइंग डिलिबरेशंस को उजागर करना होगा। यानी कि सरकार ने कहा कि हम जानकारी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो ऑनगोइंग डिलिबरेशंस हैं वे लोगों को पता चल जाएंगी। तो अब मुद्दा यह है कि जब सरकार ने खुद कहा कि हर स्टेज
पर हमने कंसल्टेशन की है। लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि इस स्टेज पर जानकारी देना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समय से पहले सार्वजनिक करना होगा। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या सरकार ने जो जवाब दिया है वह आरटीआई के भावना के खिलाफ है। देखिए, आरटीआई का मूल सिद्धांत क्या कहता है? आरटीआई का मूल सिद्धांत है गवर्नेंस में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि जनता को सिर्फ नतीजे नहीं बल्कि नीति बनाने की पूरी प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस भी जानने का अधिकार है। आरटीआई का मकसद केवल और केवल फैसलों के बाद की जानकारी देना नहीं है, बल्कि नीति निर्माण प्रक्रिया को भी जनता के सामने लाना है। तो अगर सरकार खुद ये कह रही है कि कंसल्टेशन हुई है, तो वही कंसल्टेशंस ऑनगोइंग डिलिबरेशन कैसे बन गई? जब आपने कहा कि कंसल्टेशंस हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, हमने कहा वो मीटिंग की डिटेल दे दीजिए। अब सरकार कह रही है कि नहीं, अब ये ऑनगोइंग डिलिबरेशंस हैं, और इस वजह से आप जब कहते हो कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग प्रोसेस हम नहीं बताएंगे, तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है आरटीआई के अंतर्गत। क्यों? आप पूरी पॉलिसी के ड्राफ्ट को आरटीआई से बाहर कर दे रहे हो। कैसे बना ये कानून, किसी को हम नहीं बताएंगे। तो मुद्दा यही है। और जबकि भारत में जो पॉलिसी है उसको समझिएगा, भारत में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी पीएलसीपी बनाया जाता है। भारत सरकार की ये जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, ये लाई ही इसलिए गई थी कि कानून बनने से पहले जनता और स्टेक होल्डर्स की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इसमें क्या होता है, इस जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सबसे पहले ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाता है। जो भी आपका कानून बनना है उस ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाता है, वो मसौदा जनता के सामने रखा जाता है, जिससे जनता ये समझ सके कि क्या बदलने वाला है और क्यों ये बदलने वाला है। उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। जो जनता और स्टेक होल्डर्स फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, उसको दस्तावेजीकृत करके रखा जाता है, और उसके बाद कंसल्टेशन की ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया को रखा जाता है, क्योंकि आपकी जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो खुली और सत्यापन योग्य हो, न कि केवल दावों पर आधारित हो। तो इसलिए अगर कंसल्टेशंस हुई है तो फिर उनका रिकॉर्ड आरटीआई में अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो वास्तव में आप कहीं ना कहीं प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी जो आपने बनाई थी, आप उसकी स्पिरिट को भी कमजोर कर रहे हैं। अब जो सरकार का पक्ष है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। सरकार का भी एक तर्कसंगत प्रशासनिक पक्ष है, क्योंकि नीति निर्माण के दौरान हर इंटरनल डिसीजन को सार्वजनिक करने के कुछ जोखिम हो सकते हैं। जैसे कि पॉलिसी में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अधूरी जानकारी है, जनता में भ्रम की स्थिति बन सकती है। प्रीमेच्योर क्रिटिसिज्म शुरू हो सकता है, अंतिम निर्णय आने से पहले लोग उनकी आलोचना करना शुरू कर सकते हैं, और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बाधा और अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। ये तो सरकार का पक्ष हुआ। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सरकार यह तर्क दे रही है कि फाइनल नोटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम जानकारी देंगे और यही उचित होगा, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी को टाइमिंग के नाम पर हमेशा टाला जा सकता है? और अगर कानून लागू होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, तो जवाबदेही किस स्टेज पर जाकर तय होगी? क्योंकि अगर जो प्रोसेस हो चुके हैं उन प्रोसेस की जानकारी आपको देने में प्रॉब्लम है, तो आगे भी यह समस्या बनी रहेगी। लोकतंत्र में इसका बड़ा मतलब है, क्योंकि यह मामला केवल एक कानून या आरटीआई तक सीमित नहीं है। यह एक तरीके का सिस्टमेटिक सवाल है कि नीति निर्माण, जो पॉलिसी मेकिंग है, क्या वो ब्लैक बॉक्स मॉडल में चलेगी? कितनी खुली होनी चाहिए भारत में पॉलिसी निर्माण? क्या नागरिकों को केवल कानून बनने के बाद जानकारी मिलनी चाहिए, या नागरिकों को कानून बनने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता मिलनी चाहिए? दूसरा, जानकारी मांगने की सीमा कहां होनी चाहिए? सरकार और नागरिकों के बीच में अगर सूचना की रेखा खींचनी है, तो वह वास्तव में कहां खींची जाए? डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और यह इस तरीके से जब मना किया जाता है तो प्रश्नगत हो ही जाती है। तीसरा, अंडर प्रोसेस एक परमानेंट शील्ड तो नहीं बनाई जा रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आज यह आरटीआई खारिज हुई है, तो कल किसी और की भी इसी तर्क का इस्तेमाल किया जाएगा और जवाबदेही का पूरा तंत्र कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि आप किसी भी पॉलिसी में फिर यही पैरामीटर्स अपनाने लगेंगे। देखिए, अगर हम बात करें, निष्कर्षतः कहें, तो आरटीआई जो होता है वो जनता की सबसे बड़ी पावर होती है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए। यह लोकतंत्र की आंख की तरह काम करता है, और आरटीआई जो है, नीति निर्माण के वक्त अगर आप उस आंख को बंद कर देते हैं, तो सवाल कानून पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे
डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर बनता है। वीबी जी राम जी एक्ट बहुत अच्छा एक्ट होगा, जनता के लिए, युवाओं के लिए, ग्रामीण पॉपुलेशन के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ होगी। लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ ये इतना महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि नीति निर्माण में पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए और पारदर्शिता क्यों नहीं मेंटेन की जा रही है। यह केस एक प्रेसिडेंट बनेगा और अच्छा या बुरा ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में समय जज करेगा। लेकिन इस बात पर यह निर्भर करेगा कि अगर हम नागरिक के रूप में देखें तो हम इस पर कितना ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि सरकार का दावा है कंसल्टेशंस हो चुकी है, कानून जन भागीदारी से बना है। आरटीआई का प्रश्न यह है कि कंसल्टेशन की जानकारी आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। और अब आप निर्णय दीजिए कि आपको लगता है कि क्या वीबी जी राम जी बिल को के प्रोसेस को आरटीआई जानकारी ना देना आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, या फिर आपको लगता है कि सरकार को इसके प्रति लिबरल होते हुए जनता को उस पूरे निर्माण प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए थी। क्योंकि मनरेगा जैसी बड़ी योजना को समाप्त करके इसे लाया गया है। तो आपसे मैं एक प्रश्न और भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि यह मनरेगा से बेटर स्कीम है, या फिर अभी आप कुछ भी कहने की स्थिति में इस बारे में नहीं है। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमारा फाउंडेशन बैच है, P2I बैच है। और P2I बैच का मतलब होता है ये आपकी प्री से लेकर इंटरव्यू तक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा। ये बैच आपका 2027 और 28 के टारगेटेड बैच के तौर पर शुरू किया जाएगा। आपको क्लासेस हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगी। इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और साथ ही साथ परमानेंट गाइडेंस आपको मिलता रहेगा मेंटोर के साथ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे यहाँ चल रही है पावर प्ले सेल, जिस सेल के अंतर्गत जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको हमारे हर कोर्स पर 50% फीस का ऑफ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह 50% का ऑफ कब मिलेगा, जब आप एडमिशन लेते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए या नीचे दिए गए लिंक पर जाइए, जहाँ पर आपको हमारे कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएंगी। कैसे क्लासेस होंगी, कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको हमारे ब्रोशर से मिल जाएगी। तो वहाँ पे उसको देखिए, फिर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।